Hello everyone. So I am Akshay Jain and today we are going to start a new course that is MSc course. तो आज से मैं MSc के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वैसे आप लोग जानते होंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट 5 इयर्स का है MSc का। तो पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, बट ये कोरोना काल की वजह से अब आपकी क्लासेस हो नहीं पा रही है MSc की। तो मैं अब ये ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आऊँगा MSc के लिए। तो मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस करवाऊँगा जितना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज का जो है ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो वीडियो, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं MSc का एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, डेली वीडियोस देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट जो है नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको कंप्लीट नोट्स। तो आप लोग डेली टू डेली क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द न्यू कोर्स फॉर द MSc। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स पेपर, जो आपका पेपर नंबर 3 है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। दिस इज द पेपर नंबर 3, ओके। थर्ड पेपर ये आपका होगा कंडेंस मैटर फिजिक्स का, और जिसकी हम लोग सबसे इजीएस्ट से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे, हार्ड पर हम लोग आते जाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है ये बात ये है कि जो ये यूनिट है, ऑब्वियस बात है, आप MSc प्रीवियस करके आए हो तो आपको पता होगा कि पेपर के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो तरह के सेक्शन काम करते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर ये जो है आपका सेक्शन बी में आता है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि न्यू कोर्स फॉर द MSc फाइनल स्टूडेंट्स, MSc फाइनल स्टूडेंट्स, एंड द फर्स्ट पेपर इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दिस इज द पेपर नंबर 3, ओके, पेपर नंबर 3। ओके, आपके पास में सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास में 4 यूनिट्स अवेलेबल होती है, यहाँ भी आपके पास 4 यूनिट्स अवेलेबल होती है। सो टोटल यू हैव 8 यूनिट्स, ओके। एंड इन द 8 यूनिट्स दिस इज द यूनिट नंबर 8। तो ये 8th नंबर यूनिट है, दैट इज सेक्शन नंबर बी है ये आपका सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स डेली प्रिपेयर करिएगा, डेली उनको रिवाइज करिएगा, समझिएगा। अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, क्लियर। और बाकी से कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। तो पहले आप रफ के अंदर समझो ये होता क्या है। ये थोड़ा सा रफ वर्क रहेगा स्टार्टिंग में। तो रफ वर्क में आप लोग समझो, बेसिकली आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो कि 3 तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसुलेटर मटेरियल्स। इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं जिसे आप लोग बोलते हो कुचालक पदार्थ। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो आपको समझाने के लिए मैं हिंदी यूज कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसुलेटर मटेरियल्स। सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे आप लोग बोलते हो अर्धचालक पदार्थ। क्या बोलते हो आप लोग? अर्धचालक पदार्थ। और इसके बाद में आप लोग पढ़ते हो कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का मतलब ये होता है बेसिकली कि चालक पदार्थ। क्या पढ़ते हो आप लोग? चालक पदार्थ पढ़ते हो। तो ये आप लोग डिवाइड कैसे करते हो कंडक्टर इन सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में? तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शुरुआत में कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं, ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिर गैप इतना ज्यादा होता है कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन करने के लिए फ्री रहेगा, बट नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता। बेसिकली क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बेसिकली गैप थोड़ा कम हो जाता है। तो आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो
इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर जंप कर जाते हैं। सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा होता है। सो कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। चालकता मतलब अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया कंडक्शन करने के लिए, चालन करने के लिए। अब कंडक्शन का उल्टा जो होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का चलना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रुक जाना। ठीक है, तो हम लोग क्या बात बोल सकते हैं बेसिकली कि कंडक्शन का उल्टा होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्शन। दैट इज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। तो अल्टीमेटली जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है धीरे धीरे। ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है ना। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक उसी टाइप से अब आप लोग आ जाओ चालक के ऊपर। चालक में क्या होता है? बैंड गैप बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आप टेम्परेचर नहीं भी बढ़ाओगे ना, तब भी उनमें कंडक्टिविटी होती है अवेलेबल, उनमें कंडक्टिविटी अवेलेबल होती है। तो होता ये है कि अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे? इलेक्ट्रॉन तो बेचारे पहले जा ही रहे थे, बिना टेम्परेचर के भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे और कंडक्टिविटी शो कर रहे थे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। बट जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में ना टक्करें बढ़ जाएगी। टक्कर मतलब कोलिजन। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टकराने लग जाएंगे, और अगर वो टक्कर करेंगे ना तो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्षय करेंगे, एनर्जी को रिड्यूस करेंगे। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन बिना टेम्परेचर के ऊपर जा रहे थे ना, अब उतने इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे। सो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास? रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही बात है ना। तो ये जो फिनोमिना होता है ना, ये कंडक्टर के अंदर फॉलो होता है। ठीक है, उल्टा फिनोमिना देख लो, अगर आप लोग टेम्परेचर कम करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उल्टा फिनोमिना हो जाएगा, और रो जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये जो होता है ना कंडक्टर के अंदर पाया जाता है ये फिनोमिना। ये बात आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब थोड़ा नीचे आ जाओ और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं किसमें? टेम्परेचर में और रेजिस्टिविटी में, मतलब इसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। मतलब इलेक्ट्रॉन का कम फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा फ्लो होगा तो वो चालकता कहलाती है, बट अगर इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा तो प्रतिरोधकता कहलाती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आप लोग ये बात जानते हो कि हमने टेम्परेचर को कम किया तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। अब समझना इस चीज को थोड़ा सा फटाफट से ना। एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये वाला ग्राफ शो होता है, देखो धीरे धीरे मैंने टेम्परेचर कम किया तो रेसिस्टिविटी का मान कम हो रहा है, तो ग्राफ जा रहा है इस तरह से, रेसिस्टिविटी कम टेम्परेचर कम, रेसिस्टिविटी कम टेम्परेचर कम, इस तरह से ग्राफ जा रहा है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमारे पास दुनिया में कुछ इस प्रकार के भी होते हैं कंडक्टर। सारे सारे कंडक्टर की बात नहीं कर रहा। कंडक्टर मतलब जैसे मान लो धातु होती है, धातु मतलब मेटल्स, तो मेटल्स इनका एग्जाम्पल होता है। तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती है, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं ना जिनका टेम्परेचर बहुत कम कर दो, टेम्परेचर को आप वेरी लो कर दो, बहुत कम, वेरी लो, तो एक ऐसा निश्चित तापमान आता है, टेम्परेचर कम करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब रेसिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा? बहुत कम। रेसिस्टिविटी का मान कितना हो जाएगा? अगर ये टेंस टू जीरो कर दें, टेंस टू जीरो मतलब कंप्लीट जीरो मत कर देना, कंप्लीट जीरो मत कर देना, जीरो के बराबर कर देना, लगभग लगभग मतलब जीरो के आसपास, तो रेसिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा? एकदम से जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा तापमान आएगा कम करते करते जब रेसिस्टिविटी अपने आप सडनली जीरो हो जाएगी। ये सडनली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जैसे आपने टेम्परेचर कम किया। और इस तरह के टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? टीसी बोलते हैं। एक ऐसा तापमान आएगा कम करते 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 जब प्रतिरोधकता बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर मान लो T टेंस टू Tc पर एक ऐसा तापमान है
जब रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अगर रेसिस्टिविटी 0 हो गई इसका मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, टेंस टू इनफाइनाइट। टेंस टू का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली, लगभग लगभग। तो ये जो फिनोमिना होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कंडक्टिविटी अनंत अनंत चली जाएगी तो उसे सुपर बोल देंगे। सुपर मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो इस तरह का फिनोमेना क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। क्लियर। तो इसमें एक चीज आप लोग समझोगे कि कुछ ऐसे कंडक्टर पाए जाते हैं जो अपनी कंडक्टिविटी को अनंत तक ले जाते हैं, और वो तब ले जाएंगे जब तापमान एक निश्चित तापमान के बराबर या उससे कम होगा। when the temperature decreases up to a certain value, then the resistivity becomes zero and conductivity becomes infinite. This phenomena is called superconductivity. और अगर मान लीजिए ये जो फिनोमिना है ना, ये जो मेटल शो करते हैं, जो कंडक्टर शो करते हैं ना, उन कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है ना। अब याद रखना, सुपर कंडक्टर पहले सुपर कंडक्टर नहीं था, ध्यान रखना। सुपर कंडक्टर पहले सुपर कंडक्टर नहीं था। वो कौन था, वो पहले कंडक्टर था। मतलब यहाँ पर पहले वो नॉर्मल कंडक्टर था। नॉर्मल कंडक्टर मतलब एनसी था। आपने उस नॉर्मल कंडक्टर को धीरे 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 टेम्परेचर कम करते 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 क्या बना दिया, सुपर कंडक्टर बना दिया। तो इसके दो स्टेट होती है बेसिकली, एक तो होता है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट और एक होती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो जो ऐसे मेटल्स होते हैं ना, उनमें दो तरह की स्टेट पाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो आया था सुपर कंडक्टर वो आया था मरकरी, Hg। तो मरकरी शुरुआत में कंडक्टर था। मरकरी शुरुआत में रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, ये पहले कंडक्टर था। कितने पे, 300 केल्विन पे। 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पे। पर इसका टेम्परेचर बहुत कम किया, कम किया, कम किया, कम किया। टेम्परेचर कम करना बहुत हार्ड होता है। आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर के लो टेम्परेचर फिनोमिना, न्यून तापों पर। जैसे आप लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहां पर आपको तापमान कम करना था। तो तापमान कम करना आसान बात नहीं होती है, बहुत हार्ड बात होती है तापमान कम करना। बट ठीक है, आपने कम किया, और इस तापमान को कम करते 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 कितना ले आया वो, 4.2 केल्विन ले आया। 4.2 केल्विन। तो जब आपका तापमान इतना कम हो जाएगा, लगभग 4.2 केल्विन के बराबर हो जाएगा, तो Hg क्या कहला, Hg नॉर्मल कंडक्टर से क्या बन गया, Hg ये बन चुका है सुपर कंडक्टर। इसका मतलब 4.2 केल्विन पर और 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर पर वो कहलाता है सुपर कंडक्टर। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जब दोनों स्टेट अलग अलग हो गई, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन क्यों बोलता मैंने, क्योंकि इसने दो स्टेट में ट्रांजिस्ट किया। नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या किया इसने, ट्रांजिस्ट किया। इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और सबसे बढ़िया नाम, इसको टीसी लिखा हुआ है ना मैंने, तो इस सी का मतलब क्या होता है, इसको ये भी बोलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो तापमान इन दोनों स्टेट को पृथक पृथक करता है, जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट सुपर कंडक्टिंग में चेंज होती है, जिस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी 0 होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। पहली बात तो ये, जब इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो एक बात बताओ, उसके पास में प्रतिरोध कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। उसके पास में रो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब बिना किसी प्रतिरोध के इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ प्रतिरोध था। देखो, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसके पास में होता है, जब इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में होता है। फिर उससे कम प्रतिरोध सेमीकंडक्टर में, सबसे कम प्रतिरोध कंडक्टर में। बट जैसे ही वो सुपर कंडक्टर में आएगा ना इलेक्ट्रॉन, उसके पास में प्रतिरोधकता बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिना बाधा के मूव करता है। इसलिए सुपर कंडक्टर के अंदर ऐसे बोलते हैं कि 0 रेजिस्टेंस मोशन होती है या फिर फ्रिक्शनलेस मोशन होती है। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी अवरोध के इलेक्ट्रॉन
मूव करता रहता है। तो इस जो फिनोमिना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब आप नोट करिए, अब मैं आपको समझने के बाद में अब आपको मैं नोट करवाऊंगा। अब आप लोग अपने रजिस्टर तैयार कर लो हाथों हाथ ही, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और एक बार क्लास देखने के बाद में अब आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करना। बिना रिवाइज करे आप लोग अगर पढ़ने बैठोगे तो मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। रिवाइज कर दे, बिकॉज एमएससी फाइनल में जो सिलेबस है वो कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसलिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है सारे पेपर, चारों पेपर थ्योरेटिकल है आपके। पहला पेपर कौन सा है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता ही नहीं होगा एमएससी में क्या क्या है। तो ये पहले यहाँ लिख लो, दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो आपका पहला जो पेपर है वो है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी क्वांटम, अब पढ़ोगे आप लोग एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा पेपर आपके पास में है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब थ्योरेटिकल है, बहुत इंग्लिश आएगी इसमें आपके लिए। दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, आपको इंग्लिश डर लगता है ना, पर यहाँ पे बहुत इंग्लिश आएगी। तीसरा है कंडेंस मैटर फिजिक्स या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दोनों नाम है इसके, कंडेंस मैटर बोल दो या फिर इसको सॉलिड बोल दो, कंडेंस मैटर बोल दो या फिर आप बोल दो सॉलिड, है ना। और चौथा है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे आपके ना चौथा पेपर होता है ऑप्शनल, बट ऑप्शनल में ऐसा होता है कि आप लोग माइक्रोवेव और प्लाज्मा दोनों में से कुछ भी एक चूज कर सकते हो फॉर द राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं ये करा रहा हूँ सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। ये सिलेबस किसका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। तो वहां पर ना बेसिकली दो होते हैं पेपर, एक तो होता है माइक्रोवेव और एक होता है प्लाज्मा फिजिक्स। तो आप प्लाज्मा और माइक्रोवेव में से कुछ भी एक चूज कर सकते हो। तो बेसिकली जयपुर के अंदर या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स जो है ना वो माइक्रोवेव पढ़ाते हैं, तो आप लोग माइक्रोवेव ही चूज करोगे। जब आप लोग एग्जाम फॉर्म भरोगे तब तो हमारा फोर्थ पेपर जो होगा वो माइक्रोवेव होगा, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे बारी बारी से। तो मैंने आपको सबसे इजी स्टार्ट किया है पहले, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये इजी पेपर है। और इसकी भी सबसे इजी यूनिट कौन सी है आपकी, सुपर कंडक्टिविटी। तो थियोरेटिकल पेपर है, थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको थोड़ा सा जो है लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप लोग पढ़ पाओगे इसको, अदरवाइज पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने जो आपको समझाया है ना ठीक वही मैं लिखाऊंगा। तो कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आप लोग लिख लो। पहला पॉइंट ये है, जीरो रेजिस्टेंस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो रेजिस्टेंस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली तो ये है। या फिर बोल सकते हो आप लोग फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन मेटल। क्या लिखोगे, फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन मेटल। सर्टेन क्यों बोला मैंने, क्योंकि हर कंडक्टर ये फिनोमिना शो नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक कंडक्टर होते हैं जो ये फिनोमिना शो करते हैं। या फिर कुछ कंडक्टर्स का अलॉय, अलॉय मतलब होता है मिश्रण, मतलब आप दो या दो से अधिक कंडक्टर को मिला के, मेटल्स को मिला के एक मिश्रण बनाओगे, एक नया बनाओगे कंडक्टर, उसमें भी ये फिनोमिना शो हो सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, बट हर किसी में नहीं होता ये, ठीक है। तो सर्टेन मेटल्स लिख सकते हो आप लोग। अब यहां से आप लोग लिखो डेफिनेशन, ठीक है। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग आप पूरी लिखना, मैं तो आपको आधी लिखा रहा हूं, ठीक है ना। याद रखना एग्जाम के अंदर स्पेलिंग्स पूरी लिख के आया करो। आप लोग नोटबुक में या नोट्स में जो लिखते हो ना, आप लोग एग्जाम में वही शॉर्ट लिख आते हो, उसके मार्क्स कटते हैं। तो आप लोग ना एग्जाम में जब भी आप बैठो तो हर चीज को स्पेसिफाई किया करो। नोट्स में तो आप कुछ भी लिखो, उससे कोई इशू नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन का संकेत बनाया, तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन लिख के आओ, उसको पता नहीं है, हम तो शॉर्ट में कुछ भी लिखते हैं। और जैसे नोट्स को हम लोग डेकोरेट करने के लिए मैंने ये हैंड बना दिया, तो ये थोड़ी कि आप लोग हैंड बना के आओ, आप लोग ना प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया करो एग्जाम का, तो वहां पर सब कुछ लिखा करो। So when the temperature of conductor decreases
अब डिक्रीजेस को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, मतलब कम करते हैं, तो डिक्रीजेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। So conductor decreases, then its resistivity, then its resistivity also decreases. Resistivity decreases, and conductivity increases. ये बात तो मैं समझाई दी आप लोगों को. For a specific conductor, for specific, या भी आप सर्टेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. For specific conductor at minimum and particular temperature, at a particular लो टेम्परेचर, ये लिख सकते हो आप लोग. एट पर्टिकुलर लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी बिकम्स जीरो, और यू कैन से दैट रेसिस्टिविटी वेनिशेस. दोनों बातें हैं. रेसिस्टिविटी वेनिशेस मतलब होता है खत्म होना. रेसिस्टिविटी वेनिशेस, ये भी आप लिख सकते हो. रेसिस्टिविटी वेनिशेस and electrical conductivity increased, and electrical conductivity increases suddenly, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है वो, मतलब अप टू इनफाइनाइट मान लो, बहुत ज्यादा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. तो वो जो कंडक्टर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी बोल सकते हो. ठीक है ना. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी. ठीक है. And these type of conductor are called superconductor. Okay, and these type of conductor are called superconductor. क्या बोलते हैं इनको, सुपर कंडक्टर. देखो सुपर कंडक्टर को मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, सुपर कंडक्टर. तो आप मेरी आवाज पे ध्यान देना, मैं इसको SC लिख लूंगा. सुपर कंडक्टर, बार बार आएगा ये वर्ड, कॉल्ड सुपर कंडक्टर. एंड दैट मिनिमम टेम्परेचर, एंड देखो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो इस चीज को, पिंक कलर से कर लो आप लोग. तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर को अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे आप सुपर कंडक्टिविटी को अंडरलाइन कर लो, और अब जो मैं लिखाने वाला हूँ उसको अंडरलाइन करना. एंड दैट लो टेम्परेचर एट विच resistivity becomes vanishes, at which rho tends to zero, मतलब resistivity tends to zero, called critical temperature or transition temperature, called critical temperature or transition temperature. और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप TC लिख सकते हो. तो ये जो फिनोमेना है इस तरह से काम करता है. तो ये जो लाइंस है ना, ये आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी. कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ये डेफिनेशन को लिखोगे जरूर. ठीक है. अब ये डेफिनेशन तो आप हर क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें. बट अब जो आपका क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, वो ये आता है बेसिकली कि डिफाइन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर. इसका मतलब आप कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएगी, आपको उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है. तो अब हम करेंगे इस यूनिट का पहला क्वेश्चन. पहला मतलब कि प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे अब. ठीक है ना. चलो नीचे आ जाओ फटाफट से. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द
फर्स्ट मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। क्वेश्चन सीधा आएगा, आप कुछ प्रॉपर्टीज दे दी जाएगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे कुछ नोट्स लिखवाए जाएंगे। तो मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, केवल आप उतना लिख लेना तो आपका काम बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, वैसे बेसिकली एक प्रॉपर्टी 5 नंबर की आती है, आपके मेजर क्वेश्चन आता है 20 नंबर का एक, तो 20 नंबर में लगभग 4 प्रॉपर्टी दे देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो शॉर्टली पूछता है प्रॉपर्टीज को, तो शॉर्टली में ऐसा होता है 10 नंबर में आती है, तो 10 मार्क्स के अंदर आपको 10 नंबर में वो 4 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो है उसका डेफिनेशन। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी आप लोग जानते ही हो, और उसकी डेफिनेशन है कि सुपर कंडक्टर्स के पास में एक होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, बाकी नॉन अदर कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। अदर कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अगर आप लोग कम करते जाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। और सुपर कंडक्टर में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो बाउंड्री लाइन होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है उसकी, क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। तो रेजिस्टेंस 0 भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की, जो हर जगह पाई नहीं जाती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, 0 रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपको मतलब पता ही है, तो उसमें कुछ इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इसके बारे में आपको पता ना हो। तो आप जानते हो एक स्पेसिफिक होता है टेम्परेचर, तो उसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग जानते हो, उसको समझाने की जरूरत है ही नहीं आपको। सो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज जो सर्टेन मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे आप टीसी बोल सकते हो। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स, द रेसिस्टिविटी द एक मिनट वेट करना, called critical temperature, the resistivity. Okay, so ultimately we can say that the resistivity, the resistive the resistivity resistivity of certain metals or alloys, the resistivity of certain metals, certain metals or alloys आर डिसअपियर, मतलब गायब हो जाती है, आर डिसअपियर मतलब खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखा दूं एक्सपेरिमेंटल जो कुछ अवेलेबल थे। सबसे पहले तो कौन आया था, 1911 में आया था मरकरी। तो मरकरी था, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 4.2 केल्विन। ठीक है, फिर उसमें लेड आया था, लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 7.2 केल्विन। और फिर एनबी आया था। ठीक है, तो एनबी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था मेरे पास, 9.2 केल्विन। ये मेटल्स जो ये प्योर मेटल्स थे, इनमें कोई मिश्रण नहीं था, अलॉय नहीं था, ये मिश्रण नहीं था, ये प्योर थे जो ये काम शो कर रहे थे। तो आप लोग चाहो तो एक ग्राफ प्लॉट कर लो जो बहुत अच्छा आपके लिए अट्रैक्टिव रहेगा कि रेसिस्टिविटी कम होती है फिर एक टाइम पे एकदम से जीरो हो जाती है। ये रेसिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है। तो धीरे धीरे क्या हो गया हमारे पास, रेसिस्टिव उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी भाई। यहाँ पर आपका रेसिस्टिविटी है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे टेम्परेचर है,
ठीक है। तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे जीरो हो गई और टेम्परेचर आपने यहाँ बढ़ा, तो ये क्या हो गया, इसको बोल देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी बोल देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और यहाँ पर नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, जब T लेस देन TC होगा तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। और जब T ग्रेटर देन TC होगा तो ये नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट कहलाएगी अल्टीमेटली। तो कोई इशू वाली बात नहीं इसमें, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है। नाउ द सेकंड, ये आपके एग्जाम में नहीं आती वैसे, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये केवल डेफिनेशन है, तो आपको ऐसे डेफिनेशन याद रखनी है समझने के लिए, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। जो एग्जाम में पूछते हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और ये 2 से 3 बार एग्जाम में आई हुई है आपके। ठीक है, 2 से 3 बार, जिसका नाम है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, ये वाली प्रॉपर्टी आई हुई है आपके एग्जाम में। आइसोटोप का मतलब आप लोग को जानना चाहिए, आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे एटम्स जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है बट उनका मास नंबर अलग अलग है, उसे आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे 1H1 हाइड्रोजन है, 1H2 है ट्राइटियम, ड्यूटीरियम। तो आप इनमें देखो, इनका प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर मतलब Z नंबर, परमाणु क्रमांक जिसे आप बोलते हो, पर इनका परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है ना, परमाणु भार अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो याद रखना, अलग अलग आइसोटॉप्स का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो मरकरी है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मरकरी की बात करूं जो पहला था, इसका Z नंबर 80 है और इसका मान लो मास नंबर कितना है, 160 है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मान लो 4.2 केल्विन है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मरकरी 161 का भी 4.2 केल्विन ही हो। ऐसा कोई है, तो दोनों मरकरी, बट दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो ये अलग होगा 4.2 केल्विन से, और अल्टीमेटली आप ये पढ़ोगे कि TC प्रोपोर्शनल टू 1/m की पावर अल्फा, मतलब मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जानते हो, मास नंबर बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे 4.2 था, तो अब कितना हो जाएगा, 4.1 केल्विन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा अल्टीमेटली। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा फॉर्मूले के ऊपर। फिलहाल आप लोग समझो कि मास नंबर बढ़ाने पर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि अल्टीमेटली जितना भारी आपका एटम होगा ना, आपको उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी उसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। इसलिए अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं आराम से। इसको तो मिटा दो, तो आपका रफ कार्य है, इसको तो मिटा दो, और अब नोट्स बनाते हैं हम लोग फटाफट से। ये तो समझने के लिए था बस केवल, तो ये आप समझ लो और कुछ नहीं है। ठीक है, और अब लिखना स्टार्ट करो आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है। तो इन सुपर कंडक्टर ट्रांजिशन टेम्परेचर TC, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके एग्जाम में आती है प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इन सुपर कंडक्टर critical temperature transition temperature TC depends on the mass of depends on the mass of isotope TC, mass of isotopes। ठीक है ना। यहाँ पे लिखो TC is inversely proportional to TC is inversely proportional to the mass of isotope, to the mass of isotopes। इसका मतलब अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि TC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर अल्फा। अब ये अल्फा नॉर्मली कितना होता है एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे यहाँ पर, वेयर अल्फा का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसोटोपिक इफेक्ट कांस्टेंट। आइसोटोपिक
इफेक्ट कांस्टेंट, ये बोल सकते हो आप उसको, ठीक है ना। और अल्फा की जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेटली, वो कितनी होती है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू होती है 0.45 से लेके 0.55 के आसपास इसकी वैल्यू होती है अल्टीमेटली। मतलब एक तरह से मान लो 1/2, क्या बोल सकते हैं अब इसको, 1/2 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया हमारे पास, 1/2 तो 0.5, तो मतलब अंडर रूट मान लो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टी सी प्रोपोर्शनल टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये 1/√m। ये नेट में भी आता है क्वेश्चन आपके कि मान लो ये कोई एटम है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, तो दूसरे वाले एटम का कितना होगा, तो ये आपके नेट में आता है क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आप लोग ये बात बोल सकते हो कि Tc1/Tc2 इज जस्ट इक्वल टू द √m2/m1। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये फॉर्मूला काम आ सकता है अल्टीमेटली, कि भैया एक का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है तो दूसरे का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नेट। तो आपको ये ध्यान रखना है मास के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर किस तरह डिपेंड करता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपके ना एग्जाम में ये प्रॉपर्टी 5 नंबर की आती है, तो 5 नंबर में अगर आप लोग इतना सा लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, आ जाओ फटाफट, ठीक है। प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, चलिए प्रूफ करें, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, मैं समझाऊंगा क्या होता है। फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर, फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर for the critical temperature the mass of isotope ये मत लिखो, ये लैंग्वेज जमेगी नहीं आपको, रुको एक बार। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप ऐसे लिखो, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स डिफरेंट टाइप ऑफ मास ऑफ, ये लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ मास ऑफ आइसोटॉप्स, ये लिखो अलग अलग मासेस के लिए ना, डिफरेंट टाइप ऑफ masses of isotopes, critical temperature Tc different, Tc also different, अलग अलग masses के लिए Tc का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, Tc different। this dependency is called, this dependency is called isotopic effect, आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉपिक इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक इफेक्ट, ओके। इन आइसोटॉपिक इफेक्ट, इन आइसोटॉपिक इफेक्ट, इन आइसोटॉपिक इफेक्ट the superconducting property, the superconducting property is due to super electron, is due to electron phonon interaction। तो सुपर कंडक्टिविटी क्यों आती है, इसका जो रीजन है ना, ये दिया था बार्डिन, कूपर और शाइफर ने। ये 3 साइंटिस्ट थे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि उसे बोलते हैं बीसीएस थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बीसीएस थ्योरी में ये चीज समझाई गई थी कि सुपर कंडक्टिविटी क्यों आती है, सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से। सुपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन होता है सुपर इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या आती है, सुपर कंडक्टिविटी आती है। पहली बात तो ये, वो जो साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन फोनोन का इंटरेक्शन। मतलब
दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फोनोन को एक दूसरे को साझा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस वजह से वो बने हुए रहते हैं। जैसे दो बिजनेसमैन है, दो बिजनेसमैन कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि वो वैसी बात है वो कॉम्पिटिटर है। ठीक उसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉन भी कभी दोस्त नहीं हो सकते, परंतु अगर कोई मतलब हो, कोई साझा हो, कोई डील हो तो वो साथ रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, एक साझा होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। ये आपको आगे समझ में ज्यादा आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है ना वो केवल इलेक्ट्रॉन फोनोन के इंटरेक्शन की वजह से होती है। अकॉर्डिंग टू बीसीएस, ये देखो आ गया ना नाम इसका, अकॉर्डिंग टू बीसीएस, इसका मतलब ये तीन साइंटिस्ट थे, एक था बार्डिन था, एक कूपर था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन था ना कूपर ने एक नाम दिया जिनका नाम कूपर पेयर होता है। कूपर पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। बार्डिन, कूपर, एक श्राइफर था, तीन साइंटिस्ट थे। बीसीएस बोलते हैं जिन्हें हम लोग, है ना। तो बार्डिन, कूपर, श्राइफर। अ क्वांटम थ्योरी बाय बीसीएस वाज प्रपोज्ड। इन्होंने क्या करा, एक थ्योरी प्रपोज्ड की, प्रपोज्ड अ क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी इलेक्ट सुपर कंडक्टिविटी, ये क्यों आया देखो, इन आइसोटोपिक इफेक्ट द सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन और इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी। बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लो। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फोन इंटरेक्शन है किसने दिया था, ये दिया था बीसीएस थ्योरी ने दिया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन किसने दिया था, बीसीएस ने दिया था, ठीक है ना। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें एक और चीज समझाई गई थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में एक बात ही समझाई गई थी, इसको समझना आप लोग, कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना वो डिवाइड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा होगा कि विशिष्ट ऊष्मा के लिए तीन सिद्धांत दिए गए, स्पेसिफिक हीट के तीन प्रिंसिपल थे, एक तो ड्यूलॉग पैटिट लॉ, एक था आइंस्टाइन लॉ और एक था डिवाई लॉ। तो डिवाई लॉ लो टेम्परेचर पे काम करता है जिसे बोलते हैं डिवाई टी क्यूब लॉ, तो वहां पर ये चीज डिफाइन होती है डिवाई टेम्परेचर। तो आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो ठीक है, वरना इसे बोलते हैं हम लोग डिवाई टेम्परेचर, डिवाई टेम्परेचर। उसने ही कहा था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट और लैटिस स्पेसिफिक हीट के प्रोपोर्शनल होती है, बताऊंगा मैं आपको, आगे आएगा वो, ठीक है। तो व्हेन वी नो दैट, आप लोग ये बात जानते हो, आप लोग क्या जानते हो कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। तो ये फोनोन के लिए बात करेंगे हम लोग। तो ये फोनोन की एनर्जी जो है ना इट जस्ट इक्वल टू द के थीटा डी, ये इस तरीके से काम कर जाती है ये फोनोन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये चीज समझ में आती है कि न्यू फोनोन जो होता है ना which is proportional to theta d, new phonon proportional to theta d. This is the equation number first, the equation number second. तो हम लोग मानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, पर वो लाइट के लिए होता है, पर यहाँ पे लाइट नहीं है ना, यहाँ पे साउंड वेव है। तो साउंड वेव क्या होता है, फोनोन का क्वांटा, जैसे होता है लाइट का क्वांटा होता है फोटोन, ठीक उसी प्रकार साउंड का क्वांटा होता है फोनोन। तो फोनोन की जब बात की जाएगी तो फोनोन के लिए क्या हो जाएगा, लाइट के लिए होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, जहाँ पे सी कहलाती है लाइट वेलोसिटी, बट फोनोन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फोनोन अपॉन लेमडा, ठीक है, विच इज सिंपली। तो ये बात आप लोग समझ सकते हो कि बेसिकली न्यू जो होता है विच इज कांस्टेंट वेवलेंथ के लिए प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना। इक्वेशन नंबर 3, तो 3 और 2 को कंबाइन कर दो तो कैसा हो जाएगा, वी फोनोन प्रोपोर्शनल टू थीटा डी, ये बात सामने आ जाएगी। यहाँ पे न्यू की जगह वी आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बोल दो आप इसको, ठीक है। नाउ अब ये बात जानते हैं हम लोग, जानते हैं वी नो दैट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि फोटोन और फोनोन कभी स्थिर अवस्था में रहते नहीं, ये चलते रहते हैं हमेशा।
अगर ये चलते रहते हैं तो इनकी टोटल एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। सीधी सी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो वी फोन ऑन बराबर कितना हो जाएगा, वी फोन ऑन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर ई। कितना हो जाएगा, अंडर ई, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा अंडर ई, बाकी 2 और m कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे अंडर ई अपॉन m, ये बोल सकते हो आप लोग अंडर ई अपॉन m। तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो रहने दो। तो अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा v फोन ऑन जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर m हो गया। ठीक है ना, E अपॉन एम, ई कांस्टेंट मान लो, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है, तो ई कंजर्व है तो ये कितना हो जाएगा अंडर ई अपॉन एम, मतलब अंडर एम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 5, तो आप लोग ये बात बोल दो 1 अपॉन अंडर एम जो होता है विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा डी। एक तो ये चीज सामने आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6, ओके। अब आप लोग देखो 6 से और 1 से, आप देखो 1 किधर है बाबा, ये रही, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये 1 और 6 टी सी प्रोपोर्शनल टू डी, तो ये कितना हो जाएगा टी सी प्रोपोर्शनल टू अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर एम। तो ये बात पड़ जाएगी और यही तो हमें प्रूफ करना है, ये तो हमारा आंसर है कि क्रिटिकल टेम्परेचर मास के इनवर्सली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट, इसको हम लोग और समझ लेते हैं व्हाट इज द परसिस्टेंट करंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दो भले, है ना, ये नॉट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ना, ये कभी नहीं पूछी आप लोगों से, नॉट इंपॉर्टेंट, बट समझ लो आपके सिलेबस में है तो, जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट, है ना। हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा चिरस्थायी धारा। चिरस्थायी का मतलब होता है जो लंबे समय तक होती है, जैसे आप लोगों के बड़े बुजुर्ग आप बोलते हैं ना चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी मतलब बहुत सालों तक जियो, ठीक उसी प्रकार से ये होती है चिरस्थायी धारा, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली धारा। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं परसिस्टेंट करंट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक बार करंट दे दी किसी सुपर कंडक्टर को, किसी सुपर कंडक्टर रिंग को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाधा के फ्लो होता है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि इलेक्ट्रॉन के पास में जीरो रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाधा के मूव करेगा, तो वो सालों साल तक करंट फ्लो होती रहती है बिना किसी बाधा के। तो उस चिरस्थायी धारा को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। सो व्हेन अ डीसी करंट इज अप्लाई इन अ रिंग, लिख लो इसमें, व्हेन अ डीसी करंट मतलब केवल एक बार स्विच ऑन करना है आपको और कुछ नहीं करना। व्हेन अ डीसी करंट अप्लाई on a ring of superconducting material, on a ring of superconducting material, then DC current continuously flow, then current continuously flow up to many years, up to many years without any losses, without any losses, तो किसी भी हानि के बिना वो सालों साल बहती रहती है, without any losses। this value of current is called, this current is called, this current is called persistent current। तो ये ज्यादा आती भी नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ज्यादा इसको पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बहुत हमारे पास पढ़ने के लिए है। तो आप लोग बस समझ लो ये होती क्या है, बाकी इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। persistent current, this current is called persistent current और stable current, इसका एक और नाम है stable current भी लिख सकते हो आप इसको, और stable current। एंड चलिए आगे इसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो
जैसे मान लो ये आपने कोई रिंग है, इसमें करंट फ्लो करवा दी, तो ये करंट फ्लो होती रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे करंट फ्लो करवा दो तो इसमें फ्लो होती रहेगी करंट इसकी, ठीक है। तो आप लोग जानते हो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। कहाँ से होता है ये हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ से। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अल्टीमेटली अगर मान लो हम जानते हैं कि R टेंस टू जीरो होता है सुपर कंडक्टर के लिए, तो I टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को समझना है। तो ये चीज थी आज वाली क्लास हमारी, इतनी हम लोग करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है सुपर कंडक्टर के ऊपर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किसने देखा था, माइसनर ने देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कल हम पढ़ेंगे माइसनर, कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर, के मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे सुपर कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो कल हमारे लिए ये टास्क रहेगा कि हमें केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही स्टडी करना है सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इस क्लास को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डेली अटेंड कर पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई के ऊपर इतना बर्डन आ जाए कि आप लोग केवल वीडियो वीडियो देख के काम चला। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और ये काम डेली करना पड़ेगा। इसलिए अब आप लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहो, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।